स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। ये 7 हमारे पास, सॉरी 6 नेटवर्क डिवाइसेस मोस्टली यूज होते हैं। वैसे जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं बहुत तरीके के होते हैं। आपका जो वाईफाई अडेप्टर लगा होता है वो एक नेटवर्क डिवाइस का काम करेगा। जितने तरह के नेटवर्क होते हैं उनको बनाने के लिए हमें नेटवर्क डिवाइसेस को यूज में लेना होता है। तो नेटवर्क डिवाइसेस को अगर हम डिफाइन करें सरल शब्दों में, तो ऐसे डिवाइसेस या फिर ऐसे यंत्र जो कि किसी नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में यूज होते हैं, उन्हें हम नेटवर्क डिवाइसेस कहते हैं। यहाँ पे आपका सिस्टम नहीं आएगा, आपका कंप्यूटर नहीं आएगा। कंप्यूटर के अलावा जितनी चीजें यूज हो रही हैं आपके नेटवर्क में, वो आपके नेटवर्क डिवाइसेस हो गए। तो पहला नेटवर्क डिवाइस हमने पढ़ना है हब। तो हब को हमने एक नेटवर्क टोपोलॉजी में पढ़ा था। कौन सी टोपोलॉजी में आपका हब यूज होता है? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी। वेरी गुड, स्टार टोपोलॉजी। तो जो आपका हब है वो स्टार टोपोलॉजी में यूज होगा। हब क्या काम करता है? मैंने आपको बताया था, स्टार टोपोलॉजी में बहुत सारे कंप्यूटर एक सिंगल कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि ये आपके जो अलग अलग कंप्यूटर हो गए, वो बीच में जुड़े हुए रहते हैं एक हब से। तो ये आपका जो हब है, ये अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम करता है। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटरों और नेटवर्किंग डिवाइस को एक साथ जोड़ने का और उन सभी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने का काम करता है। हब को मोस्टली लैन पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो आपका छोटा नेटवर्क बनेगा, एक मिनट जस्ट, तो इसे लैन पर मोस्टली यूज किया जाता है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। और यानी कि जो आपका या फिर आपके घर के आसपास कुछ घरों का मिलके जो नेटवर्क बना है, स्कूल के कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क बना है, वहां पे हमारा हब यूज होता है। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ जी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन से छोटा कौन सा नेटवर्क होता है? पैन। हाँ जी, और लैन से बड़ा? पैन भी छोटा ही होता है। हाँ जी, और लैन से बड़ा कौन सा नेटवर्क होगा? मैन और वैन भी होंगे सर। हाँ जी, मैन और वैन, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क और आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये जो हब है इसमें मैक्सिमम 12 पोर्ट्स होते हैं। 12 पोर्ट्स मतलब 12 खांचे होते हैं। और अगर हम और सिंपल वर्ड्स में कहें तो 12 कंप्यूटर इससे कनेक्ट हो सकते हैं। पोर्ट का मतलब एक ऐसा खांचा जिस पे हम किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में चार्जिंग के लिए जो एक खांचा सा बना होता है, उसे हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में पोर्ट कहते हैं। ईयरफोन को लगाने के लिए जो खांचा बना होता है उसे हम पोर्ट कहते हैं। तो हब में मैक्सिमम 12 पोर्ट्स होते हैं, यानी कि आप 12 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो आपका हब है, ये ओसीआई मॉडल में लेयर 1 में, मतलब फिजिकल लेवल पे काम करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये जो ओसीआई मॉडल है, जब हम कभी भी दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं
तो वो कंप्यूटर बहुत सारी लेवल्स पे कनेक्टेड होते हैं, लगभग 6 से 7 लेवल होती हैं जिसमें दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। वो जो 6 से 7 लेवल हैं बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें अभी इसमें इतना समझना है, इतना याद रखना है कि कौन सी लेयर में कौन सा डिवाइस काम करेगा। बहुत सारे डिवाइस लेयर से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो सभी लेयर्स में काम करते हैं, लेकिन जहां जहां पे आपको लेयर का जिक्र आ रहा है उसे आपने याद रखना है। इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, जो ओसीआई मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है कि दो डिवाइस आपस में कैसे जुड़ते हैं, कितनी लेवल में वो एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो टोटल आपकी 6 या 7 लेवल होती हैं, और उसमें जो पहली लेवल है, पहली लेयर है, एक बार और थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 6 से 7 लेवल का मतलब सबसे पहले तो हम तार जोड़ेंगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर उनके आपस में कनेक्ट होंगे, फिर उसके बाद उनकी अंदर का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये लेयर्स होती हैं कनेक्शन की। तो जो आपका हब है वो फिजिकल लेवल यानी कि लेयर 1 पे काम करता है। नेक्स्ट है हब के बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट। जो आपका हब है ये एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो आपका ये हब है, सेंटर में आपका ये हब है। हब से 3 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई कंप्यूटर, ये ए कंप्यूटर है और ए कंप्यूटर हब को कोई डेटा भेज रहा है, तो जो हब है वो ना ही उस डेटा को देखेगा, ना ही ये देखेगा कि वो डेटा कहाँ भेजना है। जितने उससे कनेक्शन जुड़े होंगे उन सभी को वो डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा। इसीलिए हम इसे नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिकली डेटा को सेंड नहीं करेगा। एक और एग्जांपल से, और भी अगर कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, अगर पूरे 12 कंप्यूटर्स भी हमारे हब से जुड़े हुए हैं और एक कंप्यूटर से कोई डेटा आ रहा है, तो हब क्या करेगा, आगे जितने भी कंप्यूटर उससे जुड़े हुए हैं बाकी 11 कंप्यूटर्स को वो डेटा भेज देता है। तो इसीलिए हब को हम नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। हब को जो डेटा मिलता है वो डेटा नेटवर्क में प्रेजेंट सभी कंप्यूटर को देते हैं, मतलब ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो हमारा हब है वो एक नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। हब जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव हब और दूसरा होता है पैसिव हब। ठीक है, एक्टिव हब और पैसिव हब यहाँ पे इंक्लूड करना मैं भूल गया, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन था। इसको समझने के लिए हमें अटेन्युएशन समझना पड़ेगा। इसे हम हिंदी में छीड़न भी कहते हैं। एक मिनट। ये लिखा है ना अटेन्युएशन, तो ये वर्ड को हमें समझना पड़ेगा, कम्युनिकेशन मीडिया में भी ये काम आएगा। तो अटेन्युएशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब आप कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप लाइट को ट्रांसपोर्ट नहीं, सॉरी, ट्रांसमिट कर रहे हैं हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह, हम अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो जो जिस भी चीज को, जिस भी एंटाइटी को आप सेंड करते हो वो धीरे धीरे उसके सिग्नल लॉस होने लगते हैं। आप जस्ट अपनी वॉइस से ही समझ सकते हो, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी वॉइस स्लो होती जाएगी और एक डिस्टेंस के बाद सुनाई नहीं देगी। तो जो भी हमारे सिग्नल ट्रेवल करते हैं वो इस तरीके से ट्रेवल करते हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो सिग्नल है वो लॉस होने लगते हैं। जैसे आपकी वॉइस है, जैसे ही आपके माउथ से निकल रही है तो इसके जो सिग्नल होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सिग्नल लॉस होना स्टार्ट होंगे और एक टाइम के बाद ये सुनाई नहीं देगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अटेन्युएशन। अटेन्युएशन का मतलब डिस्टेंस के साथ जब किसी चीज के सिग्नल लॉस होने लगते हैं तो उसे हम अटेन्युएशन कहते हैं। समझ आया? समझ आया अटेन्युएशन?
हाँ जी सर सर, कि सर डिस्टेंस के डिस्टेंस साथ मतलब बढ़ता जाएगा तो सिग्नल लॉस लॉस होता है भी डिस्टेंस के साथ। हाँ, सिग्नल लॉस होते जाएंगे, उसे हम एटेन्यूएशन कहते हैं। अब ये जो हमारा एक्टिव हब है ये क्या काम करेगा, आपने एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को कोई सिग्नल भेजा, एक मिनट जस्ट, ठीक है। तो अटेन्यूएशन को समझने के बाद एक्टिव हब और पैसिव हब को समझ लेते हैं। फिर से हम सिग्नल के ऊपर आते हैं। ये आपका सिग्नल है जो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी थी, धीरे धीरे इसका ये सिग्नल जो है वो लॉस होने लग गया। अब एक्टिव हब क्या करेगा, एक्टिव का मतलब इसके पास जो भी सिग्नल आएंगे पहले ये उन सिग्नल को बूस्टअप करेगा उनकी पिछली फॉर्म में। यानी कि अगर यहाँ पे हब लगा हुआ है, अगर हम यहाँ पे हब को मान लेते हैं, तो हब के पास जो सिग्नल आ रहे हैं, जो भी डेटा आ रहा है उसके सिग्नल लूज हो गए हैं, तो उन सिग्नल को फिर से ये एम्पलीफाई करेगा, फिर से इसको बूस्ट करके आगे भेज देगा। तो ये काम हमारा एक्टिव हब करता है। वैसे ये हब का काम नहीं है, लेकिन जो हब इस तरीके का काम करता है उसे हम एक्टिव हब कहते हैं। वैसे ये जो काम है ये रिपीटर का है। तो एक्टिव हब हम उसे कहते हैं ऐसा हब जिसके अंदर रिपीटर लगा हुआ है, जो कि जो सिग्नल ट्रेवल करते करते जो सिग्नल लॉस हो चुके हैं उन सिग्नल को फिर से बूस्टअप कर रहा है। इसका एग्जांपल आप बहुत इजी वे में समझ सकते हो। एक पॉइंट है ए, यहाँ पे आप खड़े होके कुछ चिल्ला रहे हो, लेकिन एक दूसरा पॉइंट है बी, वहां पे तक जाते जाते आपकी जो साउंड है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। तो यहाँ पे एक दूसरा आदमी खड़ा होगा, वो आपने जो भी बोला, जो भी चिल्लाया, ये फिर से उसको चिल्ला देगा, तो यहाँ पे से आपकी साउंड और आगे चली जाएगी। तो ये जो बी वर्क कर रहा है, जो सिग्नल इसके पास आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई कर रहा है, उनको बूस्टअप कर रहा है। तो ऐसा जो काम करता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में उसे रिपीटर कहते हैं। और एक्टिव हब यानी कि ऐसा हब जिसके अंदर रिपीटर लगा हुआ है। पैसिव हब क्या काम करेगा, इसके पास जैसी कंडीशन में सिग्नल आएंगे ये वैसी ही कंडीशन में बाकी सबको भेज देगा, बूस्टअप नहीं करेगा। तो ये आपका डिफरेंस होता है एक्टिव हब में और पैसिव हब में। क्लियर हुआ? सर वो नाम क्या बताया था आपने उसके अंदर जो लगा हुआ है, रिपीटर? रिपीटर, उसको भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है स्विच। स्विच हम किसे कहते हैं? देखिए, अब हब का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, अगर ए से कोई डेटा आ रहा है तो वो बाकी उससे जितने कंप्यूटर जुड़े होंगे सबको वो डेटा सेंड कर देगा। अब इस कंडीशन को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आपका फ्रेंड आपको कोई व्हाट्सएप कर रहा है और आपकी जगह पूरी दुनिया को मैसेज चले जाए, तो ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया नेटवर्किंग का। तो इस ड्रॉबैक के कारण हब की जगह पर आपके स्विच को इम्प्लीमेंट किया गया। स्विच जो है वो एक तरह का हब ही होता है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि हब भी हब की तरह और स्विच। एडवांस वर्जन। हाँ जी, हब का इसी एडवांस। प्राइवेसी को मेंटेन करता होगा, है? हाँ, प्राइवेसी मेंटेन करेगा। और ये स्विच भी जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर या फिर नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में जोड़ता है, लेकिन ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस का मतलब इसके पास जो सिग्नल आएंगे ये पहले देखेगा कि किसको वो सिग्नल भेजने हैं, उसी कंप्यूटर को वो सिग्नल भेजेगा, बाकी किसी को भी वो सिग्नल नहीं भेजेगा। तो कैसे काम करता है ये? स्विच डेटा को सही डेस्टिनेशन में भेजता है, जिसको डेटा भेजना है बस उसी को ये डेटा भेजेगा। तो स्विच कैसे काम करेगा, सबसे पहले डेटा को रिसीव करेगा, उसके बाद उस डेटा को स्टोर करता है, यानी कि इसके पास अपनी एक मेमोरी भी होती है। स्टोर करने के बाद उस डेटा को चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो उसको ये सही डेस्टिनेशन में फॉरवर्ड कर देता है। ये 4 स्टेप में काम करेगा। सबसे पहले डेटा को रिसीव करेगा,
उसके बाद उस डेटा को स्टोर करेगा, फिर उसमें एरर को चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है डेटा में। अगर कोई एरर नहीं है तो जिस डेस्टिनेशन में जिस कंप्यूटर को वो डेटा चाहिए उस कंप्यूटर को वो डेटा भेज देगा। ये जो टेक्निक है इसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। पैकेट स्विचिंग का मतलब है कि अगर दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक जो कंप्यूटर है ए, उससे दूसरे कंप्यूटर बी में सीधे डेटा ना भेजा जाए, बीच में कोई एक और मशीन हो जो कि पहले उस डेटा को स्टोर करे, उस डेटा में एरर की जांच करे, उसके बाद उस डेटा को बी तक पहुंचाए। ये जो टेक्निक है इसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं और हमारा जो स्विच है वो इसी टेक्निक का यूज करता है। इसके अलावा अगर डेटा रॉन्ग होता है तो वो चेक करता है, अगर राइट होता है तो वो तो चला जाता है, लेकिन अगर रॉन्ग होता है फिर क्या होता है? रॉन्ग होगा तो वो डेटा वहीं पे स्विच के साथ रह जाएगा और वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, आपका डेटा आगे नहीं जाएगा। इसको राइट रॉन्ग से कैसे समझेंगे सर? सर इसका एग्जाम्पल। करप्ट फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा डेटा करप्ट होता है ना, सिग्नल पूरे लॉस हो जाते हैं। जैसे आप मतलब कोई कुछ चिल्ला के कह रहा है और आपने वो सुना ही नहीं, तो जो हब क्या काम करेगा, जो भी समझ में आया उसी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। स्विच क्या काम करेगा, अगर सही से सुनाई नहीं दे रहा है, पता नहीं चल रहा है कि डेटा क्या है, तो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा जब तक कि उसके पास सही फॉर्म में डेटा ना आए, सही फॉर्म में सिग्नल ना आए। समझ आया? सर पॉकेट स्विचिंग को एक बार और बताइए। पैकेट स्विचिंग का मतलब है दो कंप्यूटर के बीच में अगर डेटा का आदान प्रदान हो रहा है तो एक कंप्यूटर ए से बी तक सीधा डेटा नहीं भेजा जाता, बीच में कोई मशीन लगी होगी, इस मशीन के पास पहले डेटा भेजा जाएगा, ये मशीन डेटा को स्टोर करेगी अपने पास, फिर उसमें एरर देखेगी कि सिग्नल वगैरह तो वीक नहीं है। अगर वो डेटा बिल्कुल सही है तब उस डेटा को कंप्यूटर बी में सेंड किया जाता है। ये जो टेक्निक है इसे हम पैकेट स्विचिंग कहते हैं। पैकेट मतलब स्टोर समझ सकते हैं कि वहां पर स्टोर कर रहा है, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। हाँ जी, डेटा का छोटा छोटा पैकेट बनाया जा रहा है अपने पास, फिर आगे भेजा जा रहा है। जी सर, धन्यवाद। हाँ जी, नेक्स्ट है स्विच की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो हब से ज्यादा होगी क्योंकि एडवांस वर्जन है और ये लेयर 2 पे वर्क करता है। आपका जो हब था वो कहाँ पे वर्क कर रहा था? फर्स्ट लेयर पे फिजिकल। लेयर 1 पर। ये लेयर 2 पे वर्क करेगा, यानी कि डाटा लिंक लेयर, और इसमें मैक्सिमम 48 पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स का नंबर आप याद भी रख सकते हो, वैसे अभी तक तो पोर्ट्स के नंबर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट है आपका रिपीटर। तो रिपीटर क्या काम करता है, मैंने आपको बताया, डिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे जो आपके सिग्नल हैं वो वीक होने लगते हैं, और वो जो सिग्नल वीक होंगे उन सिग्नल को अगर यहाँ पे आपका रिपीटर लगा हुआ है तो वो इन सिग्नल को रिसीव करेगा और इनको फिर से बूस्ट अप कर देगा। अगर हमें कभी बहुत लंबी डिस्टेंस में सिग्नल को भेजना है तो हमें बीच बीच में रिपीटर लगाना पड़ता है, ताकि बीच में जैसे सिग्नल लॉस हो रिपीटर फिर से उन सिग्नल को बूस्ट अप कर सके, उनको फिर से रिकवर कर सके। तो रिपीटर का जो काम होता है वो होता है वीक सिग्नल को उसकी ओरिजिनल सिग्नल में बूस्ट अप करना और ट्रांसमिशन की रेंज को बढ़ाना। ये दूसरा इसका फंक्शन हो गया, क्योंकि अगर रिपीटर नहीं होता तो हमारी आवाज बस एक पॉइंट तक पहुंच सकती थी, पर अगर हमने वहां पे एक आदमी खड़ा कर दिया जो कि हमारी आवाज सुन के और आगे चिल्ला रहा है, तो हमारी जो आवाज है वो और जो हम कहना चाह रहे हैं वो ज्यादा दूर तक जाएगा। तो इसीलिए जो रिपीटर है वो ट्रांसमिशन की रेंज को बढ़ाता है। ट्रांसमिशन यानी कि जहां तक हमारा मैसेज जा रहा है उसकी रेंज को बढ़ाएगा, उस दूरी को बढ़ाने का काम हमारा रिपीटर करता है। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज क्या काम करेगा? अब आपके पास दो नेटवर्क हैं जो कि सेम प्रोटोकॉल पे चल रहे होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक तरह की लैंग्वेज। जैसे हम लोग आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। वैसे ही जब भी
हम कभी नेटवर्क बनाते हैं तो सारे कंप्यूटर्स की एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, सारे कंप्यूटर्स एक ही लैंग्वेज पे बात करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक कंप्यूटर आपका किसी और लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है। वैसे तो सारे कंप्यूटर बाइनरी में ही चलते हैं, लेकिन बाइनरी में भी चलाने के लिए अलग अलग आपके तरीके होते हैं। तो अगर हमने दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया और उनका जो लैंग्वेज है वो अलग अलग हो गई, तो दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत बार हम यूएसबी से अपना मोबाइल फोन कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने लैपटॉप से, लेकिन बहुत बार कनेक्ट नहीं होता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारे फोन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हमारा जो लैपटॉप है वो नहीं समझ पा रहा है। इसके लिए बहुत बार ड्राइवर्स वगैरह हम इंस्टॉल करते हैं। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के ऊपर हमारा नेटवर्क चल रहा है। तो सारे के सारे नेटवर्क किसी न किसी लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं। उन लैंग्वेजेस को हम प्रोटोकॉल भी कहते हैं, या फिर इनको हम एक तरह के कानून भी कह सकते हैं, लॉज भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर एक जो नेटवर्क है वो फंक्शन कर रहा होगा। ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारा नेटवर्क बना हुआ होता है वो नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल पे होना चाहिए, या फिर अगर दो नेटवर्क हैं और ये सेम प्रोटोकॉल पे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर का नेटवर्क हो गया, ये दूसरे आपका नेटवर्क हो गया, दो लैन हो गए ये, और इन दोनों की ही सेम प्रोटोकॉल है ए और इसकी भी सेम प्रोटोकॉल है ए। अब जो हमारा ब्रिज है वो दो या दो से ज्यादा लैन नेटवर्क को या फिर दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, ऐसे नेटवर्क को आपस में जोड़ता है जिनकी सेम प्रोटोकॉल होगी। तो एक चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रिज दो नेटवर्क को आपस में जोड़ेगा जिनकी सेम प्रोटोकॉल होगी, लेकिन अगर दो अलग अलग नेटवर्क हैं तो वहां पे हम ब्रिज का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे राउटर का। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आपका ब्रिज है वो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को आपस में जोड़ता है, और ये जो दो नेटवर्क होंगे वो सेम प्रोटोकॉल के ऊपर होंगे। लेकिन अगर दो नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल के ऊपर नहीं है तो ऐसे में ब्रिज का यूज नहीं करेंगे, ऐसे में हम राउटर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया है? हाँ जी सर। और ये जो आपका वर्क करता है ये वर्क करता है लेयर 2 पे, जिसे हम डाटा लिंक लेयर कहते हैं। इससे पहला वाला डिवाइस भी आपका डेटा लिंक लेयर पे ही वर्क कर रहा था। नेक्स्ट है मॉडेम। मॉडेम आपका इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? सर दोनों हैं। दोनों है सर। बहुत हाँ जी, इनपुट एंड दोनों। आउटपुट। अब थोड़ा सा हम जो मॉडेम है उसकी वर्किंग को और अच्छे से समझेंगे, क्यों उसे हम इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सर जो ये आपने राउटर बताया था वो जो वाईफाई में जो रहता है राउटर वही कहलाता है ना? हाँ, वो आपका राउटर ही है और वहां पे आपका मॉडेम और राउटर दोनों लगा हुआ रहता है। आपका राउटर नेटवर्क बदलने का काम करता है, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राउटर कैसे वर्क करता है, पहले हम मॉडेम को देखते हैं, फिर इसके बाद राउटर को देखेंगे। तो जो मॉडेम है, मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। तो उससे पहले हमें एक और चीज समझनी होगी, जो वायर्स हैं, वायर्स के ऊपर आपके कौन से सिग्नल फ्लो करेंगे? डिजिटल सिग्नल फ्लो कर सकते हैं क्या किसी वायर के अंदर? नो सर। नो सर। एनालॉग सिग्नल होंगे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल ही फ्लो करेंगे, यानी कि या तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होगी या फिर कोई दूसरे एनालॉग सिग्नल फ्लो कर रहे होंगे, जैसे कि आपकी कोई रेडियो वेव्स हो गई, कोई साउंड वेव्स हो गई, लाइट वेव्स हो गई। तो एक वायर के अंदर हमेशा ही एनालॉग सिग्नल हम सेंड कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम 0 और 1 किसी वायर के अंदर भेज दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। दूसरी तरफ जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो वर्क करते हैं बाइनरी लैंग्वेज पे, उनको 0 और 1 के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे काम करता है हमारा मॉडेम। जो आपका कंप्यूटर है
पास जो डेटा है वो बाइनरी फॉर्म में होगा। अब उस बाइनरी फॉर्म वाले डेटा को हम तार के थ्रू कैसे भेजेंगे, उसके लिए जो हमारा मॉडेम है वो क्या करेगा, उस बाइनरी डेटा को उस बाइनरी या फिर उस डिजिटल डेटा को कन्वर्ट कर दिया आपके एनालॉग सिग्नल में, और उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। यानी कि जो कंप्यूटर के पास डिजिटल डेटा था उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है हमारा मॉडेम, और उस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब ये आपका इनपुट का फंक्शन हो गया या फिर आउटपुट का फंक्शन हो गया? आउटपुट का। हाँ जी, वेरी गुड, आउटपुट का फंक्शन हो गया, क्योंकि डिजिटल डेटा को किसी और डेटा में, एनालॉग डेटा में कन्वर्ट किया जा रहा है और कंप्यूटर से सिग्नल बाहर जा रहे हैं, तो इसे हम आउटपुट फंक्शन कहेंगे। तो ये हमारा मॉड्यूलेशन हो गया। अब ये सिग्नल एनालॉग सिग्नल में ही दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचेंगे, दूसरा कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल समझ नहीं सकता है, तो वहां पे हमारा मॉडेम क्या काम करेगा, ये जो एनालॉग सिग्नल इस वायर में फ्लो हो रहे हैं, इस एनालॉग सिग्नल को फिर से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो उस प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, और मॉडेम के इस वर्क को हम डीमॉड्यूलेटर कहेंगे। तो वैसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, इनके ऊपर बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार अगर आप इसको समझ गए, फिर आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो मॉडेम है वो दोनों काम करेगा, मॉड्यूलेटर यानी कि आउटपुट फंक्शन, और डीमॉड्यूलेटर यानी कि इनपुट फंक्शन। और नेटवर्क में हमेशा ही मॉडेम की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, मॉड्यूलेटर मतलब इनपुट और डीमॉड्यूलेटर मतलब आउटपुट में? नहीं, मॉड्यूलेटर मतलब आउटपुट, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो अंदर डिजिटल सिग्नल है, उनको बाहर भेज रहे हैं हम एनालॉग सिग्नल में, तो आउटपुट हो गया। और बाहर से जो एनालॉग सिग्नल आ रहे हैं दूसरे कंप्यूटर में, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है फिर से डिजिटल सिग्नल में, इसे हम कहेंगे डीमॉड्यूलेटर या फिर इनपुट फंक्शन। क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट है राउटर। राउटर कैसे फंक्शन करता है, मैंने आपको पहले भी बहुत अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया था, जब मैंने ये एक्सप्लेन किया था, आपका ब्रिज एक्सप्लेन किया था। तो जब दो नेटवर्क होते हैं जो कि दो अलग अलग प्रोटोकॉल पे चलते हैं, यानी कि एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया जो कि ए प्रोटोकॉल पे चल रहा है, और दूसरा आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया जो कि बी प्रोटोकॉल पे चल रहा है। तो जब ऐसे दो नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो राउटर के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, और इसे हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। आपका ब्रिज भी इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, क्योंकि ये एक नेटवर्क के अंदर नहीं लग रहा है, ये दो आपस में कनेक्ट, ये वर्क करता है आपके लेयर 3 पर। तो राउटर का काम होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना और उस नेटवर्क में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, क्योंकि दोनों जो नेटवर्क हैं उनकी प्रोटोकॉल अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, राउटर की हेल्प से होगा। तो राउटर को आप इन दोनों का ट्रांसलेटर भी कह सकते हो। तो हमारा जो घर है उसमें मॉडेम तो लगा हुआ रहता है, लेकिन उसके साथ साथ राउटर भी लगा हुआ होता है। राउटर क्या काम करता है, आपने देखा होगा ऑप्टिकल फाइबर्स आती है हमारे घरों में, अभी की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर्स से सिग्नल हमारे घरों में आते हैं, उसके बाद उस ऑप्टिकल फाइबर से जो सिग्नल आ रहे हैं उसे वाईफाई सिग्नल्स में फिर चेंज किया जाता है। तो एक नेटवर्क हो गया जो कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का नेटवर्क हो गया, ऑप्टिकल फाइबर जिससे कि इंटरनेट आ रहा है, और दूसरा नेटवर्क आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है उसका नेटवर्क हो गया। तो दोनों ही अलग अलग नेटवर्क हो गए, एक ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क हो गया और दूसरा नेटवर्क हो गया वाईफाई का नेटवर्क, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं।
तो इन दोनों ही नेटवर्क को कनेक्ट करता है आपका राउटर। तो इसीलिए जहाँ पे हमारे घरों में वाईफाई लगा हुआ होता है वहां पे राउटर भी जरूर से लगा हुआ रहता है। तो राउटर इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम करेगा, डेटा को इजीएस्ट रूट बताना। अब इसको हम थोड़ा और इजी वे में समझें तो आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रेवल करना है तो आप किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर सकते हो। आप ट्रेन के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो, रोडवेज, एयरवेज, अलग अलग आपके मेथड होते हैं ट्रेवल करने के। तो सिमिलरली डेटा के ट्रेवल करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। हमने कल बस रिंग टोपोलॉजी पढ़ी थी, तो डेटा एक तरफ से भी जा सकता था, दूसरी तरफ से भी जा सकता था। तो जो राउटर है ये भी एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है और ये हमारे डेटा को इजीएस्ट रूट, यानी कि जिससे डेटा जल्दी सेंड होगा उससे, और ये जो राउटर है डेटा को सेंड करता है। तो दो तीन चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। ये लेयर 3 पे काम करेगा, यानी कि नेटवर्क लेयर के ऊपर, और दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में ये कनेक्ट करता है जिनका प्रोटोकॉल अलग अलग है। तो जो हमारा राउटर है वो मोस्टली वैन में यूज होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में। आपके घर में जो इंटरनेट आ रहा है वो भी एक तरह का वाइड एरिया नेटवर्क ही है। तो मोस्टली इसे वैन में यूज किया जाता है और इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बहुत फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये था हमारा राउटर और ये सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा हब, फिर पढ़ा स्विच, फिर पढ़ा रिपीटर, ब्रिज, मॉडेम और राउटर। तो ये सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, भले ही ये थोड़े से हैं लेकिन क्वेश्चन इनसे काफी बार रिपीट हो जाते हैं। सर रिपीटर और मॉडेम का भी कोई लेयर है? जैसे स्विच का सेकंड लेयर आ गया और ब्रिज का भी सेकंड लेयर पे है और राउटर आ गया थर्ड लेयर पे। नहीं, ये जो आपका मॉडेम हो गया और आपका ये जो रिपीटर हो गया, ये लेवल स्पेसिफाइड नहीं रहते हैं, इनकी हर लेवल पे जरूरत पड़ती है। यानी कि एक या एक से ज्यादा लेवल वर्क करते हैं, इसीलिए इनकी लेवल को मेंशन नहीं किया जाता। जैसे आपका रिपीटर है, अब हर लेवल पे हमें सिग्नल को बूस्ट अप करने की जरूरत पड़ रही है। सर लेवल एक बार फिर से क्लियर कर देंगे? हाँ, लेवल मैंने आपको बताया था, OCOSI जो लेवल होती है वो एक तरह से एक्सप्लेनेशन होती है। आपने जब कम्युनिकेशन पढ़ा होगा तो कम्युनिकेशन में बहुत लंबे लंबे स्टेप होते हैं। सबसे पहले सेंडर मैसेज को सेंड करेगा, तो उसी तरह से डिजिटल जब हम दो चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्शन जब बैठता है तो वो एक ही लेवल पे नहीं बैठता है कनेक्शन, उसकी बहुत सारी लेवल्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहले तार कनेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद दोनों के सिस्टम सॉफ्टवेयर कनेक्ट होंगे, उसके बाद दोनों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से लेयर वाइज दो चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। तो इन लेवल को ही हम OSI लेयर्स कहते हैं। तो सर जैसे कि इसमें लेवल 1 है तो इसमें आपने बोला सिस्टम कनेक्ट होगा और नेटवर्क कनेक्ट होगा, तो जैसे लेवल 2 और 3 है तो उसमें और ज्यादा चीजें कनेक्ट होती जाएंगी ऐसा? हाँ, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब OSI अगर हमें लेवल समझती है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो इसीलिए नेट के सिलेबस में ही इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि बहुत एक तरह से नेटवर्किंग, जो लोग नेटवर्किंग में ग्रेजुएशन वगैरह पढ़ते हैं वो उन लेवल्स को फिर पूरा का पूरा पढ़ते हैं। बहुत लंबी थ्योरी है उनकी। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको। ओके। और सर ये जो लेवल 1 से लेकर 3 तक जो आपने बताया वो सब OSI लेवल कहलाते हैं? हाँ, 1 से लेकर 6 तक पूरे OSI लेवल ही होते हैं, लेकिन अभी 3 ही डिवाइस हमारे सिलेबस में है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है, कल मैंने आपको बताया था, जिस मीडियम के थ्रू दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया हमारे दो टाइप के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड वो होंगे जहाँ पे फिजिकल कनेक्शन होगा दो चीजों के बीच में, उन्हें हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। और अनगाइडेड मीडिया
ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पे फिजिकल कनेक्शन नहीं है, यानी कि तार नहीं जुड़े हुए हैं। तो गाइडेड का एग्जांपल दीजिए आप लोग। सर ये सुन नहीं पाई मैं, फिर से बोलिए ना। गाइडेड मीडिया यानी कि ऐसा कनेक्शन, सबसे पहले मीडिया का मतलब होता है माध्यम जिनके थ्रू हम कनेक्शन बनाते हैं। जैसे दो आपके कंप्यूटर हैं, उनको हम तार से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये तार आपका मीडियम हो गया, माध्यम हो गया, इसे हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। दो तरीके का मीडियम होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में फिजिकल कनेक्शन बना होगा दोनों तारों के बीच में, यानी कि तार जुड़ा होगा। और अनगाइडेड में क्या होगा, दोनों के बीच में कोई भी तार नहीं जुड़ा होगा, जस्ट वायरलेस। वेव्स के थ्रू ये जो सिग्नल है ये ट्रांसमिट होते हैं। इन्हें हम अनगाइडेड कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए गाइडेड के और अनगाइडेड के। सर गाइडेड में सैटेलाइट वगैरह गाइडेड जो में होगा। टीवी आएगा क्या? गाइडेड में आपके सारे तार वाले कनेक्शन आ जाएंगे। आपका माउस जुड़ा हुआ है अगर तार से जुड़ा हुआ है, आप फोन अगर कनेक्ट कर रहे हो यूएसबी से तो वो गाइडेड मीडियम हो गया। अगर आप अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हो अपने कंप्यूटर से तो वो अनगाइडेड हो गया। अनगाइडेड होगा। हाँ जी। तो जहाँ पे तार है वहाँ पे गाइडेड मीडियम है, जहाँ पे तार नहीं है, वेव्स के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो अनगाइडेड मीडियम हो गया। तो वैसे तो बहुत सारे गाइडेड मीडियम होते हैं, यानी कि बहुत सारे तार के प्रकार होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में तीन हैं और इन्हीं से अभी तक क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहला है ट्विस्टेड पेयर, फिर है कोएक्सियल, फिर है फाइबर ऑप्टिक। अनगाइडेड में तीन है हमारे सिलेबस में, एक है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और एक और चीज यहाँ पे छूट गई वो है रेडियो वेव। तो एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। तो गाइडेड मीडिया मैंने आपको बताया फिजिकल माध्यम से कनेक्शन बनाया जाता है। अनगाइडेड में फिजिकल माध्यम नहीं होगा, वायरलेस माध्यम होगा। वायरलेस माध्यम यानी कि वायर का मतलब होता है तार, लेस का मतलब होता है के बिना, तारों के बिना कनेक्शन इसमें बनाया जाता है और इसमें वेव्स का यूज किया जाता है। तो अगर हम पहले बात कर लेते हैं गाइडेड मीडिया की, तो गाइडेड मीडिया में सबसे पहले आपके आ जाते हैं कोएक्सियल केबल। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। जो आपके कोएक्सियल केबल है आपकी जो कोएक्सियल, उसमें दो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है सिग्नल को ले जाने वाले। तो दो सिग्नल ले जाने वाले तार उसमें होते हैं, एक होता है इनर कंडक्टर और दूसरा होता है ब्रेडेड आउटर कंडक्टर, और इसे हम शील्ड भी कहते हैं। और इनके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, यानी कि थोड़ा अगर हम इसे इजी वे में समझने की कोशिश करें तो इस तरीके का ये हमारा तार होगा। इसके बाहर की तरफ एक कंडक्टर होगा, उसके बीच में एक इंसुलेटेड लेयर होगी। इंसुलेटेड लेयर मतलब जो इन दो कनेक्शन को आपस में नहीं मिलने देगी, और उसके अंदर आपका इनर कंडक्टर होगा। तो इस तरीके का हमारा जो कोएक्सियल केबल है वो इस तरीके की बनी हुई होती है। बीच में रेड वाला आपका इंसुलेटर हो गया। इंसुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं हम? कुचालक। नॉन कंडक्टर बोलते हैं शायद सर उसको। नॉन कंडक्टर, और हिंदी में शायद कुचालक कहते हैं, यानी कि जिससे होके सिग्नल पास नहीं कर सकता। तो सबसे अंदर इनर कंडक्टर होगा, फिर एक कुचालक होगा ताकि ये अंदर का सिग्नल बाहर ना चले जाए, और उसके बाद सबसे बाहर आउटर कंडक्टर होगा। तो ये इसकी एक्चुअल इमेज बनी हुई है। सबसे अंदर ये इनर कंडक्टर है, इनर कंडक्टर के बाहर लगी हुई रहती है इंसुलेटिंग मटेरियल, और ये आपकी प्लास्टिक या फिर रबड़ की होती है। उसके बाद सबसे बाहर आपकी होगी ब्रेडेड आउटर कंडक्टर, और उसके बाद आपके उससे भी बाहर रहती है एक प्रोटेक्टेड कवरिंग, ताकि ये जो सारी चीजें हैं ये सेफ रहे। ऐसा कहीं पे देखा है आपने अपने घर में? हाँ सर, केबल की तारें मैंने देखा है। हाँ जी।
तो ये जो यूज होते हैं, ये ज्यादातर यूज होते हैं हमारे घरों में डिश वगैरह कनेक्ट करने में, केबल वगैरह कनेक्ट करने में। तो वहां पे जो कनेक्शन बना है वो कोएक्सियल केबल का ही कनेक्शन बना है। अब कोएक्सियल केबल के कनेक्टर के ऊपर एक दो बार क्वेश्चन आया है। कोएक्सियल केबल का कनेक्टर, कनेक्टर यानी कि एक केबल ये जा रही है और इससे आगे हमने दूसरी केबल कनेक्ट करनी है, तो इसके बीच में जिस चीज के थ्रू हम इनको कनेक्ट करेंगे इसे हम कनेक्टर कहते हैं। तो कोएक्सियल केबल का जो कनेक्टर है उसे हम बीएनसी कनेक्टर कहते हैं। तो 3 टाइप के बीएनसी कनेक्टर होते हैं। सबसे पहला है बीएनसी कनेक्टर, जो कि 2 केबल को कनेक्ट करने का काम करता है। बीएनसी टी कनेक्टर, ये आपकी इस तरीके का होगा, जो कि 3 केबल को आपस में कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट है बीएनसी टर्मिनेटर, यानी कि ये जो केबल है इसके बाद यहीं पे हमें इसे खत्म करना है, तो यहाँ पे ये कनेक्टर लग जाएगा और सिग्नल यहाँ पे से फिर लॉस नहीं होंगे। तो 3 तरीके के हमारे बीएनसी कनेक्टर होते हैं। नेक्स्ट है आपके ट्विस्टेड पेयर। तो जो ट्विस्टेड पेयर है, ट्विस्टेड पेयर आपका सबसे चीप मीडियम है ट्रांसमिशन का। और पहले हमारे घर में जो टेलीफोन लाइन रहती थी या फिर जो ब्रॉडबैंड रहता था वो इसी के ऊपर चलता था। तो ट्विस्टेड पेयर में, ट्विस्टेड का मतलब होता है इस तरीके से गुंथे हुए, पेयर का मतलब होता है बहुत सारे जोड़े। तो इसके अंदर इस तरीके से गुंथे हुए तारों के बहुत सारे पेयर्स होते हैं, इसीलिए इसे हम ट्विस्टेड पेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट से रिलेटेड। तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो एक तरीके का ऐसा तार है जिसके थ्रू हम लाइट को ट्रेवल करवा के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया। जो आपके तार हैं उसमें हम डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल में, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के केस में डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है लाइट रेज में, और लाइट रेज को इसके अंदर रिलीज किया जाता है। तो लाइट रेज इसके अंदर इस तरीके से ट्रेवल करती है। तो क्योंकि लाइट की स्पीड, हाँ जी, रिपीट कर दीजिएगा। वॉइस नहीं आ रही है सर रिपीट कर दीजिएगा फिर से। आ रही है। ओके। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि ऐसा तार जिसके अंदर लाइट के थ्रू हम सिग्नल को ट्रेवल करवाते हैं। इसके अंदर जो सिग्नल होंगे वो लाइट की ही फॉर्म में होंगे, और ये एक तरह से कांच का बना हुआ रहता है। सबसे बाहर तो कवरिंग होगी, लेकिन उसके अंदर एक तरह से कांच का ये बना हुआ रहेगा जिसके अंदर लाइट की फॉर्म में सिग्नल को भेजा जाता है। अब क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं वो लाइट की फॉर्म में होते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल में लाइट को स्टार्टिंग पॉइंट से लेजर या फिर एलईडी से छोड़ा जाता है, और आगे वो लाइट की फॉर्म में ही सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जहां पे हमें उन सिग्नल को कलेक्ट करना है वहां पे फोटो डिटेक्टर के माध्यम से उन सिग्नल्स को कैच किया जाता है। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमारी ऑप्टिकल फाइबर थी, यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर है, इसके पास डिजिटल सिग्नल है। सबसे पहले डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया गया लाइट में, जो आपके डिजिटल सिग्नल थे उनको कन्वर्ट किया गया लाइट की फॉर्म में। अब लाइट को इसके अंदर हम ट्रेवल करवाएंगे। लाइट क्योंकि बहुत तेज ट्रेवल होती है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जैसे ही इसे हमने कलेक्ट करना है, इस डेटा को कलेक्ट करना है, तो ये जो लाइट है इसको हम रिसीव करेंगे फोटो डिटेक्टर की हेल्प से, और इस लाइट को फिर से कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल सिग्नल में। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपके डेटा का ट्रांसमिशन होता है। बस एक दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ऑप्टिकल केबल में आपके जो सिग्नल ट्रांसमिट होंगे वो लाइट की फॉर्म में होंगे,
और क्योंकि लाइट बहुत फास्ट ट्रेवल करती है इसीलिए इसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। समझ आए तीनों के तीनों आपके गाइडेड। फोटो डिटेक्टर कैसे होता है वो समझ नहीं आया इसमें। फोटो डिटेक्टर यानी कि जो लाइट को रिसीव कर रहा है उन सिग्नल को रिसीव करने वाले को फोटो डिटेक्टर कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब वैसे होता है फोटोन, फोटोन ही आपकी लाइट होती है, तो उनको डिटेक्ट करता है आपका फोटो डिटेक्टर और उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। समझ आया? ये क्लियर नहीं हुआ अभी। हाँ जी सर, आ गया। हाँ जी, सर नेक्स्ट है इसका आपका। हाँ जी, देखिए इसका अब एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? इसके एग्जाम्पल में आजकल जो हमारे घरों में वाईफाई लगा हुआ होता है ना, वो ऑप्टिकल ही लगा हुआ होता है। अब क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा ग्लास लगा हुआ होता है, तो इनको हमने ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं देखा है, क्योंकि जो वाईफाई लगाने वाले आते हैं वो खुद ही ये काम करते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको हैंडल करना। तो भले ही हमने इन्हें देखा नहीं है, लेकिन अभी हम सब इन्हें यूज कर रहे हैं, जिन जिन के भी घरों में अभी वाईफाई लगा हुआ है। तो वो सारे इसके एग्जाम्पल हो गए जो वाईफाई की केबल आती है। तो अभी जितना हमने पढ़ा वो जस्ट इंट्रोडक्शन है। अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट शॉर्ट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन अराइज होते हैं वो इनके बीच के कंपैरिजन से अराइज होते हैं। एक बार हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर जैसे ही हम इनको कंपेयर करेंगे वहां से ज्यादातर आपके क्वेश्चन अराइज होंगे इनसे। नेक्स्ट है सर हाँ ये जी, टॉपिक कौन से यूनिट से है? ये टॉपिक कौन से यूनिट से है, मतलब फर्स्ट पेपर का कौन से, मतलब सिलेबस देख रही थी मैं, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं दिखा रहे ना, तो इसलिए पूछ रही थी। आईसीटी, अब मुझे नहीं पता आईसीटी कौन से नंबर पे आता है, पर यूनिट 8 में, आईसीटी यूनिट 8 में, अच्छा इसी में है ना? हाँ हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो ट्रांसमिशन। तो रेडियो ट्रांसमिशन में हम जो रेडियो वेव्स होती है उसकी हेल्प से हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो रेडियो वेव्स जो होती है उसके थ्रू सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। अब रेडियो ट्रांसमिशन को एक पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। ये आपका सेंडर है, इसे सिग्नल भेजना है रिसीवर तक, तो ये वेव्स के थ्रू सिग्नल को भेजेगा। रेडियो वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं? इस तरीके से ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि हर डायरेक्शन में रेडियो वेव्स ट्रेवल करेंगी। इस तरीके से हमारी रेडियो वेव जो है वो ट्रेवल करती है। तो इसका ड्रॉबैक बता सकते हैं आप में से कोई? सर वो डायरेक्टली मतलब जैसा आपने बताया था डेटा लॉस हो जाता होगा, मे बी शायद ज्यादा आगे डिस्टेंस बढ़ता होगा तो। नहीं, क्योंकि ये नहीं इसमें होता, क्योंकि रेडियो वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके रखी जाती है। इसका ड्रॉबैक क्या है? यहाँ पे हमारा रिसीवर है, उसको डेटा मिल गया, लेकिन कहीं पे कोई भी अगर रहेगा तो वो इन सिग्नल को रिसीव कर लेगा। यहाँ पे कोई आ गया वो रिसीव कर लेगा, यहाँ पे कोई आ गया वो रिसीव कर लेगा। जहाँ पे भी कोई भी अगर रिसीवर रख रहा है तो उसको वो सिग्नल मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? अब सर ब्लूटूथ हो सकता है क्या इसका एग्जाम्पल? हाँ जी, वेरी गुड, ब्लूटूथ एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा और बहुत बार सर फोन जब हम सर रिसीव वाईफाई भी तो ऐसे कई बार दूसरे का कनेक्ट होता है ना सर, वो तो बस पासवर्ड नहीं पता होता है। वाईफाई, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं वही बता रहा था कि बहुत बार फोन जब हम किसी और को लगाते हैं और पता चलता है किसी और का हम आवाज आना शुरू हो जाते हैं। नहीं, फोन आपका रेडियो पे वो टेक्निकल ग्लिच होता है, वो सैटेलाइट का ग्लिच होता है, वो रेडियो वेव का ग्लिच नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे घरों में जो डिश लगे हुए होते हैं। तो डिश हम कहीं पे भी लगाते हैं वो सिग्नल पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो सैटेलाइट है वो सिग्नल को पूरी जो हमारी लोकेलिटी है उसमें सिग्नल को पूरा भेज रही है। अब आप जहां पे भी अपने डिश को लगा लो वहां पे सिग्नल आ जाएंगे। अब ये बात अलग है, कहीं पे सिग्नल स्ट्रांग रहते हैं, कहीं पे सिग्नल वीक रहते हैं, लेकिन जो सिग्नल हैं वो हर जगह फैले हुए होते हैं।
सिमिलरली आपका वाईफाई और आपके ब्लूटूथ के साथ भी होता है। आपने देखा होगा जो ब्लूटूथ है वो कभी भी किसी का भी कनेक्ट हो जाता है, वाईफाई भी कभी भी किसी का भी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे से आपने वाईफाई सिग्नल भेजे, अब आपके आसपास ये वेव्स चारों डायरेक्शन में जा रही हैं। अब कहीं पे कोई भी अगर इसको रिसीव करेगा तो उनसे आपका फोन, उनसे आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा। सर तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। हाँ, तो ये था आपका रेडियो ट्रांसमिशन जो कि चलता है रेडियो वेव्स के ऊपर। रेडियो वेव्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है इनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है, और इसे हम भीड़ भाड़ वाली जगह में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये बिल्डिंग जो है उनकी वॉल्स के आर पार जा सकती है। आपने देखा होगा आप एक कमरे में बैठे हुए हो, दूसरे कमरे में आप वाईफाई देते हो तो सिग्नल वहां तक चले जाते हैं, क्योंकि आपकी जो रेडियो वेव्स है वो जो बिल्डिंग है उनकी दीवारों के आर पार जा सकती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें रेडियो वेव्स को आकाश में छोड़ा जाता है, और जिसको उसे रिसीव करना है वो उसे एंटीना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके डिश में होता है। जो सैटेलाइट है वो पूरी रेडियो वेव्स को सारे के सारे पूरे आकाश में भेज देती है, हमारे वायुमंडल में रिलीज करती है, और हम डिश या एंटीना के थ्रू उन्हें रिसीव कर लेते हैं। अब क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, हर जगह इसे प्रसारित किया जा रहा है, तो इससे छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, और सबसे कम सुरक्षित आपकी रेडियो वेव्स ही होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी का, बाकी कुछ चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये रेडियो वेव्स क्लियर हुआ। यस यस सर। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। हाँ जी, तो माइक्रोवेव ये सारी की सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो जो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव पॉइंट टू पॉइंट इसका ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जो सेंडर है और कोई रिसीवर है, तो सेंडर से सीधे सीधे रिसीवर पे हमारी माइक्रोवेव जाएगी। बीच में आप कहीं पे भी खड़े हो आप उन वेव्स को कैच नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो गया। तो माइक्रोवेव नेचर में यूनी डायरेक्शनल होती है, जैसे रेडियो वेव हमारी ओमनी डायरेक्शनल थी ना, हर डायरेक्शन में जा रही थी, फैल रही थी। ये यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाएगी, सटीक सीधे आपके रिसीवर की तरफ। इसका एग्जांपल बता सकते हो आप लोग? सर फोन कॉल्स। हाँ जी, आप रिपीट करो। फोन कॉल्स जो है वो सर यूनी डायरेक्शनली हुए ना। जो फोन कॉल्स वगैरह हम करते हैं वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ही है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं कि फोन कॉल्स में कौन सा ट्रांसमिशन यूज होता है। तो जो हमारी फोन कॉल है, आपने देखा होगा हम जिनको कॉल करते हैं उन्हीं को लगता है। अगर किसी और को भी अगर वो लग रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि 4 5 6 लोगों को एक साथ वो कॉल लग गया, एक ही को वो कॉल लगेगा। तो वहां पे आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज होता है, सेंडर से सीधे आपके सीधे रिसीवर तक। तो यहाँ पे जो आपका सेंडर होगा वो सेंड करेगा, और रिसीवर जो होगा वो रिसीव करेगा। और इसमें पॉइंट टू पॉइंट रखा जाता है, सेंडर से सीधे रिसीवर तक आपकी माइक्रोवेव जाएगी। अब जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है वो 2 तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन और सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब थोड़ा सा हम इन्हें समझने का ट्राई करते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट में हमने पिछली बार पढ़ा था, जो लोग पिछली बार जुड़े थे, टेरेस्ट्रियल मतलब आपका होता है धरती, जमीन से रिलेटेड। तो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यानी कि जस्ट जो आपके जमीन में ही हो रहा है, आपका सेंडर भी जमीन में है, आपका रिसीवर भी जमीन पे ही है, और इनके बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। लेकिन जो हमारी अर्थ है वो आपकी एक तरह से राउंड शेप में है, इस तरीके से हमारी अर्थ का शेप है। तो अगर हमने अर्थ के इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक माइक्रोवेव को भेजना है, क्योंकि माइक्रोवेव तो सीधी जाती है तो हम जमीन से इसे नहीं भेज सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सैटेलाइट को यहाँ पे रख लेते हैं, ये यहाँ से सैटेलाइट पे वेव्स को भेजेगा और सैटेलाइट से फिर ये दूसरे रिसीवर के पास चली जाएंगी। इस ट्रांसमिशन को हम कहते हैं सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो जहां पे आपके सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के सामने होंगे या फिर एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में होंगे, वहां पे हम टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कर सकते हैं। लेकिन जहां पे आपका जो सेंडर है वो और जो रिसीवर है वो स्ट्रेट लाइन में उनको रहना पॉसिबल नहीं है, या तो वो धरती के अलग अलग पोजीशन पे है या फिर उनके बीच में कोई बहुत बड़ा पहाड़ है या फिर कोई फिजिकल हिंड्रेंस है, तब हम सैटेलाइट का यूज करते हैं। तो हमारे मोबाइल फोन में कौन सा यूज होगा, टेरेस्ट्रियल यूज होगा या फिर सैटेलाइट यूज होगा? सैटेलाइट सर। सैटेलाइट ट्रांसमिशन हमारा यूज होगा। तो ये था आपका माइक्रोवेव। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा सिक्योर होगा या फिर कम सिक्योर होगा? रेडियो वेव से अगर हम कंपेयर करें ये ज्यादा होगा सर, ज्यादा होगा। ज्यादा सिक्योर होगा, क्योंकि इसे जो रिसीवर है वही सिग्नल को बस रिसीव करेगा। नेक्स्ट आती है हमारी इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। जो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन है, सर हाँ आज जी, आज एनाटॉमी की क्लास भी है सर, शायद लिंक सेंड से ओके 7 7 बजे बजे से तक। क्लास है हाँ आपकी? यस हाँ। सर। ओके ठीक है, फिर हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर। थैंक यू सर। Good evening, everyone.